दोस्तों एक बार सोच के देखिए, क्या होगा जब भारतीय सैनिक के कंधे पर एक ऐसा हथियार होगा जो दुश्मन के टैंक्स को सेकंड्स में तबाह कर देगा। और क्या होगा जब भारत को अब एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के लिए विदेशी देश पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आईने हिंदी, जहां पर आज हम पहले बात करने वाले हैं भारत के एमपी एटीजीएम मिसाइल प्रोग्राम में आई एक बड़ी सक्सेस के बारे में। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहले ये वीडियो। दोस्तों, मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल एक ऐसा हथियार है जिसे एक सैनिक खुद अपने कंधे पर लेकर चल सकता है। इसे भारत की रक्षा संस्था डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने विकसित किया है। इसका मुख्य काम है दुश्मन के टैंक्स, बख्तरबंद गाड़ियां और भारी सैन्य वाहनों को नष्ट करना। और सबसे खास बात तो यह है कि ये फायर एंड फॉरगेट कैपेबिलिटी के साथ में आती है। मतलब कि सैनिक मिसाइल लॉन्च करेगा और उसके बाद उसे गाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मिसाइल खुद अपने लक्ष्य को ढूंढकर उसको खत्म कर देगी। और युद्ध के मैदान में इसका सीधा मतलब यह है कि आपको तेज हमला करने की कैपेबिलिटी मिली है। आप ज्यादा सुरक्षित हैं क्योंकि मिसाइल लॉन्च करके आप तुरंत अपने स्थान को बदल सकते हैं। और ये मिसाइल इसके बावजूद भी सटीक निशाना लगाने में सक्षम होगी। अब बात करते हैं इसके ताकत की। रेंज की बात की जाए तो ये मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल 2 किलोमीटर तक की जो रेंज है उसको होस्ट करती है। इसमें गाइडेंस की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा आधुनिक है, क्योंकि इसमें गाइडेंस के लिए IIR सीकर का यूज़ किया जाता है, यानी इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर का यूज़ किया जाता है। इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर करता क्या है, आइए वो जान लेते हैं। दोस्तों, इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर बेसिकली ये दुश्मन के टैंक की जो हीट सिग्नेचर है उसको पकड़ता है। एक बार जैसे ही एनिमी टैंक का हीट सिग्नेचर मिल जाता है, फिर चाहे वो दिन हो, रात हो, धुंध हो या मौसम कैसा भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। एक बार अगर वो लॉक हुआ और ये मिसाइल टारगेट पे गई तो फिर ये उसको तबाह करके ही आती है। इसके अलावा ये मिसाइल हाई प्रिसीजन टारगेटिंग कर सकती है, रैपिड टारगेट लॉक कर सकती है और क्लोज कॉम्बैट के लिए इसे एक परफेक्ट वेपन माना जाता है। यानी अगर सीमा पर अचानक टैंक हमला करता है तो भारतीय सैनिक तुरंत उसका जवाब दे सकते हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि यह मिसाइल हमारे लिए इतनी ज़रूरी क्यों थी। देखिए, उसके लिए आपको भारत की ज़रूरत को समझना होगा। पहले भारत को एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के लिए अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो इम्पोर्ट है उस पर निर्भर करना पड़ता था। आसान शब्दों में बात करें तो विदेशी देशों से हमें हथियार खरीदने पड़ते थे। इसके जो 3 सबसे बड़े नुकसान थे वो ये थे कि सौदा काफ़ी महंगा हो जाता था, आने में काफ़ी डिले होती थी और विदेशी निर्भरता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती थी। लेकिन मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल आने के बाद जो भारत है, अब वो खुद इस प्रकार के जो एडवांस वेपन्स हैं उनका निर्माण कर रहा है। और इससे आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव को भी एक बड़ी मजबूती मिल रही है। और सबसे बड़ी बात, युद्ध के समय में आप सब जानते हैं कि अगर हम इम्पोर्टेड सिस्टम पर डिपेंडेंट रहे और उनके तरफ से अगर सप्लाई रोकी गई तो इसके बहुत ही घातक परिणाम हो सकते हैं। और इंडिजिनस वेपन सिस्टम का फायदा ये है कि युद्ध के समय भी सप्लाई रुकने का जो खतरा है ये बहुत कम हो जाता है। हमारी एक कमजोरी थी कि हम हर हथियार के लिए हम विदेशी देशों पर हाथ फैला देते थे। लेकिन हर हथियार की तरह मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल में भी कुछ चुनौतियां हैं, इससे हम इनकार नहीं कर सकते। देखिए, इसका वजन थोड़ा ज़्यादा है। दरअसल इसका जो लगभग 2 किलोग्राम से ज़्यादा जो वजन है वो बताया जा रहा है। और अब सोचिए, एक सैनिक पहले से ही भारी सामान लेकर चलता है, ऐसे में एक्स्ट्रा वजन उसकी मोबिलिटी को प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन भारतीय सेना ने फैसला लिया है कि इसकी ताकत और फायदे इस कमी से कहीं ज़्यादा है, इसीलिए इसको खरीदने की मंजूरी भारतीय सेना की तरफ से दे दी गई है। इस मिसाइल का उत्पादन भारत डायनेमिक्स लिमिटेड की तरफ से किया जाएगा और ये भारत की प्रमुख मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जो पहले भी कई बड़े डिफेंस प्रोजेक्ट में काम कर चुकी है। इससे फायदा ये होगा कि मिसाइल का प्रोडक्शन काफ़ी तेज होगा। इसके अलावा बेहतर सप्लाई चेन हमें देखने को मिलेगी और मजबूत जो डिफेंस इकोसिस्टम है वो देखने को मिलने वाला है। और अगर हम एक महत्वपूर्ण सवाल की बात करें, युद्ध में ये चीज़ें क्या फ़र्क लाएंगी, तो सीधा फ़र्क ये होगा कि जो इन्फेंट्री यूनिट्स हैं अब ज़्यादा पावरफुल होंगी, टैंकों के खिलाफ सुरक्षा हमारी और मजबूत होगी और हाई इंटेंसिटी कॉम्बैट में भी ये सर्वाइवल चांसेस को बढ़ा देंगे। यानी फिर चाहे बॉर्डर इलाके हों, पहाड़ी इलाका हो या क्लोज कॉम्बैट सिचुएशन हो, मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हर सिचुएशन से निकलने में सक्षम है। मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को इसीलिए भारतीय सेना एक गेम चेंजर के तौर पर देखती है। यानी स्पष्ट है कि मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिर्फ एक मिसाइल नहीं है, बल्कि यह भारत की रक्षा शक्ति का एक नया अध्याय है, जो यह दिखाता है कि भारत अब सिर्फ हथियार खरीदने वाला देश नहीं, बल्कि खुद बनाने वाला देश बन चुका है। और आने वाले समय में ऐसी और एडवांस इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज हमें भारतीय सेना को ज्वाइन करती नजर आएंगी। और एक समय ऐसा आएगा जब हम न सिर्फ फॉरेन स्टैंडर्ड के बराबर में होंगे, बल्कि उनसे कहीं ज़्यादा आगे भी निकल चुके होंगे।
अब आइए नजर डाल लेते हैं इस समय की दूसरी बड़ी अपडेट में, जहां पर जनरल इलेक्ट्रिक की एक बड़ी चालाकी फिर से पकड़ी गई है। एक तरफ जब अचानक से F414 इंजन को लेकर F404 इंजन को लेकर बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स आना शुरू हुई, तो लोगों के मन में प्रश्न भी आने शुरू हुए कि अमेरिका अचानक से इतनी सारी चीजों को क्लियरेंस कैसे दे रहा है। क्या अमेरिका का कोई और हित है या कोई और स्वार्थ है जो भारत के साथ सिद्ध हो रहा है। और हम लोग इसके बारे में सोच ही रहे थे कि एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिसने कहीं ना कहीं हमारे डाउट्स को काफी ज्यादा मजबूत कर दिया है। दोस्तों, इस समय भारत का जो एडवांस फ्रीडम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम है, ये 2 इंजन के कशमकश में है। एमका मार्क 1 तो हमें F414 के साथ देखने को मिलेगा, जहां पर करंट टेक्नोलॉजी यूज होती नजर आएगी। वहीं मार्क 2 इसकी तुलना में ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी को होस्ट करेगा और ज्यादा पावरफुल और स्टेल्थ इंजन हमें इसमें यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। और अब इसी मार्क 2 इंजन के लिए एक बड़ा युद्ध शुरू हो चुका है। दरअसल इस समय जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस ने भारत को ये कहा कि हम आपको F414 इंजन की डिलीवरी तो शुरू कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ हम आपको एक प्रस्ताव भी दे रहे हैं कि आप हमारे साथ एक क्लीन शीट डिजाइन पर आधारित इंजन विकसित करें, लेकिन वो F414 के फुटप्रिंट पे ही आधारित होगा। यानी ये एक हाई थ्रस्ट इंजन होगा जिसमें हमें F414 की रिलायबिलिटी देखने को मिलने वाली है। इसका सीधा मतलब ये है कि ये इंजन नया होगा, लेकिन उसका आकार और फिटिंग वही रहेगी, जिससे एमका मार्क 2 के लिए डिजाइन में बड़े बदलाव की जरूरत नहीं पड़ेगी। उन्होंने कहा कि इसके फायदे काफी सारे हैं, जैसे कि डेवलपमेंट काफी फास्ट होगा, रिस्क काफी कम होगा, और जो एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म है उनके साथ इनकी कंपैटिबिलिटी काफी बेहतरीन होने वाली है। और यही कारण है कि जनरल इलेक्ट्रिक का ऑफर काफी प्रैक्टिकल माना जा रहा है। अब सबसे बड़ा पेच यहीं पे फंसा है। हम सब जानते हैं कि जनरल इलेक्ट्रिक का प्रस्ताव चाहे जैसा भी हो, लेकिन एक चीज है जनरल इलेक्ट्रिक की जो हमेशा से सवालों के घेरे पे रहती है, वो है स्वतंत्रता की। देखिए, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में लेकर हमेशा से भारत और अमेरिका के बीच में जो वार्तालाप है वो लंबा चला है। और यूं तो जनरल इलेक्ट्रिक ने F414 के लिए 80% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी का ऑफर दिया है, लेकिन भारत चाहता है कि अगर हम एमका के लिए इंजन सेलेक्ट कर रहे हैं तो हमें 100% आईपीआर चाहिए, ताकि भविष्य में हम खुद अपग्रेड कर सकें और दूसरे देशों को एक्सपोर्ट भी कर सके, और किसी प्रकार का रिस्ट्रिक्शन हमारे लिए यहाँ पर नहीं होना चाहिए। और यही चीज जनरल इलेक्ट्रिक के लिए थोड़ा मुश्किल होती जा रही है भारत को ऑफर करना, क्योंकि अगर हम कंपटीशन की बात करें तो भारत के पास ऑफर्स बहुत सारे हैं। जैसे कि सैफरॉन इस समय पूरी तरीके से एक नया इंजन ऑफर कर रहा है 100% टीओटी ज्वाइंट आईपीआर के साथ, और उसमें कोई कंडीशन भी नहीं है। और इसके अलावा रोल्स रॉयस भी इसमें एंटर कर चुका है, जो कि वेरिएबल साइकिल इंजन टेक्नोलॉजी के साथ इंजन को ऑफर कर रहा है विद ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी एंड विद इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। लेकिन जनरल इलेक्ट्रिक इसमें सबसे अलग है। वो यहाँ पर ये कह रहा है कि हम आपको आईपीआर तो पूरी नहीं दे सकते, लेकिन टीओटी में हम हर यथासंभव प्रयास करेंगे। और इसीलिए डिफेंस एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि ये भारत को फंसाने की एक नई चाल है जनरल इलेक्ट्रिक की। वो यही चाहता है कि भारत को एक बार इसमें ले लिया जाए पूरे प्रोग्राम में, उसके बाद फिर मनमानी हम फिर से शुरू कर देंगे। क्योंकि अगर हम देखें, भारत के पास 3 रास्ते हैं। पहला है जनरल इलेक्ट्रिक का, जहां पर रिस्क कम है लेकिन जल्दी डेवलपमेंट है, पर टीओटी यहाँ पर बहुत ज़्यादा हमें कम मिलेगी। सैफरान की बात करें, फुल टीओटी फुल आईपीआर और ज़्यादा इंडिपेंडेंस, लेकिन समय ज़्यादा लगेगा। रोल्स रॉयस की बात करें, फ्यूचर टेक्नोलॉजी मिल रही है, नेक्स्ट जेन कैपेबिलिटी मिल रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है। तो देखना यह है भारत सरकार क्या निर्णय लेती है। आपको क्या लगता है, भारत को किस इंजन की तरफ जाना चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।